guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together with Priyashi. तो जी हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। आज की जो स्टोरी है ना, वी बेट की, ऐसी स्टोरी आपने कहीं नहीं सुनी होगी और हम लोग बिल्कुल भी हिंट नहीं देने वाले, क्योंकि अगर हमने हिंट दे दिया ना, थोड़ा भी हिंट दे दिया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। तो अब देर नहीं करते हैं, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी सीट की पेटी बांध लो, कानों में ईयरफोन्स डाल के फोन को हाथ में कस के पकड़ लो और रूम की लाइट्स को ऑफ कर लो, क्योंकि आज तो मजा आने वाला है। तो जी आज की जो कहानी है ना, ये हमारे साथ किसी और ने नहीं बल्कि हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। तो रीति रिवाज के हिसाब से सबसे पहले हम लोग हमारी सब्सक्राइबर का नामकरण करेंगे। एंड आज नामकरण हम करेंगे नो सीता गीता। आज हमारी सब्सक्राइबर का नाम रख देते हैं आस्था। तो आस्था हमें बताती है कि ये जो कहानी है ना, ये उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि उनके मम्मी के एक रिलेटिव की कहानी है। तो उनकी मम्मी के जो रिलेटिव है ना, बेसिकली वो लोग जयपुर के रहने वाले हैं। बाय द वे उनके जो रिलेटिव है ना, जिनकी की ये कहानी होने वाली है, उसमें दो मुख्य किरदार हैं, पहले मियाँ, दूसरी बीवी। चलो मियाँ बीवी का नाम भी हम रख देते हैं। मियाँ का नाम रख देते हैं संजय और बीवी का नाम रख देते हैं मधु। एंड एक और चीज हम बताना भूल गए कि जो संजय और मधु है ना, जयपुर के मेन सिटी में नहीं रहते हैं बल्कि जयपुर में ही उनका एक गांव है, वहां के वो लोग रहने वाले हैं। तो एक दिन की बात है, क्या होता है ना, जैसा कि हर मियाँ बीवी में यार लड़ाई होता ही होता है, तो संजय और मधु के बीच में भी एक छोटी सी बात पे लड़ाई हो जाती है। एंड वो स्टार्ट होती है एक छोटी सी चीज पे, पर वो लड़ाई बढ़ते 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 बहुत आगे चली जाती है। इसके बाद मधु को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है ना, कि वो घर से गुस्से से निकल जाती है और वो बोलती है कि अब तो मेरे को घर लौट के जाना ही नहीं है। और जब मधु घर से निकलती है ना, तो उस टाइम पर सुबह के आई थिंक 11 साढ़े 11 बज रहे थे। एंड वो घर से निकल करके ना अपने घर के 2-3 किलोमीटर दूर एक खेत में चली जाती है एंड चुपचाप से जाकर के खेत में बैठ जाती है। बैठे 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 शाम हो जाती है एंड संजय भी गुस्से में थे दूसरी साइड, तो संजय भी गुस्से में मधु को खोजने नहीं जाते हैं। अब ना धीरे धीरे दिन ढलने लगा था और दिन ढलते ढलते अब करीबन दोपहर के 2 बज चुके थे। और जैसे जैसे समय बीत रहा था ना, वैसे वैसे मधु का गुस्सा भी शांत हो रहा था। ये तो हम लोग सबको पता है कि जब तक इंसान गुस्से में होता है ना, उसे भूख नहीं लगती है, लेकिन जैसे जैसे गुस्सा शांत होता है यार, भूख बहुत जोरों की लगती है। तो अब बेचारी मधु को भी बहुत तेज भूख लग गई थी, क्योंकि ना उसने सुबह का नाश्ता किया था, ना दोपहर का लंच किया था। लेकिन मधु भी इगोइस्टिक, वो बोली जब तक संजय मेरे को खोजने नहीं आएंगे ना, हम घर नहीं जाएंगे। और मधु को कहीं ना कहीं पता था ना कि उसका पति उसको खोजते खोजते तुरंत आता ही होगा। लेकिन उधर संजय और गुस्से में, वो मधु को लेने नहीं आए। अब वेट करते 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 शाम के 5 बज गए। अब ना मधु के पेट में इतने चूहे कूद रहे थे, इतने चूहे कूद रहे थे ना, कि पेट दर्द होने लगा था। अब उसके बाद धीरे धीरे शाम के 6 बज गए, फिर शाम के 7 बज जाते हैं। अब ना अंधेरा छा गया था, खेत सुनसान और मधु को डर भी लगने लगा था। लेकिन मधु भी ना बहुत ज्यादा जिद्दी थी। उसने अपने मन में ये ठान लिया था कि प्राण जाए लेकिन प्रतिष्ठा ना जाए। जब तक मेरे पति देव मेरे को मना के अपने घर नहीं ले जाएंगे, हम खुद से अपने घर नहीं जाएंगे। वो क्या सोचती है कि देखते हैं अगल बगल अगर खेत में कहीं गाजर मूली लगा होगा ना, तो चुपचाप से तोड़ के हम वो खा लेंगे। अभी तो वो ये सब प्लान करते ही रहती है। तब तक वो क्या देखती है कि खेत के बीचों बीच से एक नौजवान सुंदर हट्टा कट्टा लड़का उसकी ओर आ रहा है। और वो लड़का इतना सुंदर था ना, 2 मिनट के लिए ना मधु भी उसको गौर से देखने लगती है कि अरे भाई, ये इतना सुंदर लड़का हम तो अपने गांव में कहीं नहीं देखे, लगता है ये किसी का रिश्तेदार होगा। जैसे ही वो मधु की ओर धीरे धीरे आने लगता है, वो क्या दिखती है कि उसके हाथ में ना एक सुंदर सी थाली है, जैसा कि समझो एक चांदी की थाली हो, और वो ना बहुत ही सुंदर एक चमकीले पेपर से कवर किया हुआ है। उसको लगता है कि शायद ये किसी के शादी में आया होगा, इसलिए वहां जा रहा होगा फंक्शन अटेंड करने के लिए। फिर मधु यहाँ पर गुस्सा से बैठ जाती है कि हम इधर क्या ध्यान दे रहे हैं, मेरे पति तो अभी तक मेरे को मनाने के लिए भी नहीं आए। वो क्या सोचती है कि 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, इस लड़के को ना यहाँ से चले जाने देते हैं, फिर हम अपना चोरी का जो तरकीब है वो लगाएंगे। तब तक वो क्या देखती है ना कि वो सुंदर सा लड़का उसके सामने आके खड़ा हो गया है
और उसको देख के ना बहुत अच्छी सी एक स्माइल किए जा रहा है। अब यहाँ पर वो थोड़ा डर जाती है। अरे भाई, अकेले खेत में ऐसे उसके सामने आके खड़ा हो गया है और बोल रहा है, मुझे पता है तुम भूखी हो ना, और तुम अपने पति से लड़के आई हो ना, तुमको खाना चाहिए ना, ये लो थाली, हम तुम्हारे लिए इसमें बहुत सारा पकवान लाए हैं और तुमको जितना खाना है ना तुम खा लो। ये सुन के ना मधु बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है कि इसे कैसे पता चला कि मेरे को भूख लगी है। फिर वो क्या सोचती है कि लगता है जो मेरा पेट है ना बहुत ज्यादा जोर से गुड़गुड़ कर रहा है, इसीलिए ये आदमी को पता चल गया है। अभी मधु ये सब चीजें सोच ही रही होती है, तब तक वो आदमी मधु को फिर से टोकता है कि लीजिए ना, किस सोच में पड़ गई। तब मधु क्या कहती है कि सॉरी, मैं आपको नहीं जानती, इसीलिए आपके हाथ से खाना भी नहीं ले सकती, तो एक काम करिए, आप ये पकवान अपने साथ ले जाइए। तो वो आदमी मधु को क्या बोलता है कि एक काम करते हैं, ये जो थाली हम इसी पेड़ के पास रख दे रहे हैं, आपका जब कभी भी मन करे इसमें से पकवान आप खा लेना। और ये बोल के वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर जब वो आदमी जा रहा होता है ना, तो मधु की नजर ना उस आदमी पर ही रहती है। जब वो आदमी बहुत दूर निकल जाता है ना, तब मधु के दिमाग में एक चीज आती है। उसके सामने पकवानों से भरी एक बड़ी सी थाल रखी हुई थी। मधु को ना बहुत तेज भूख लगी थी, उससे कंट्रोल नहीं होता है। वो क्या सोचती है कि अब तो वो बहुत दूर चला गया है, फट से एक मिठाई उठा करके खा लेते हैं। कौन सा गिन के लाया होगा, एक अगर कम भी हो जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा। फिर मधु क्या करती है, उसमें से एक मिठाई निकालती है और फट से खाती है। अभी तो उसने एक बाइट ही खाया था, जैसे ही वो एक बाइट खाती है ना, वो क्या देखती है, अचानक से वो आदमी उसके सामने खड़ा है। यहाँ पर मधु शॉक्ड हो जाती है। मधु सोचती है ये इंसान यहाँ कहाँ से आया, अभी तो हम इसको देखे थे, ये कितना दूर चला गया था, दिख भी नहीं रहा था, ये कैसे मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया। अभी तो मधु के दिमाग में ये सब चीजें चल ही रही होती है। वो आदमी क्या बोलता है कि क्या हुआ, आप रुक क्यों गई, खाइए ना। मधु आओ देखती है ना, ताओ वो उल्टे पांव इतनी तेजी से भागती है ना, और उसकी जो 11 नंबर की गाड़ी होती है ना, वो सीधे उसके घर पर जाकर के रुकती है। घर पहुंचते ही मधु दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलते हैं उसके पति संजय। मधु को बाहर दरवाजे पर देख करके संजय भी गुस्से से बोलते हैं, हो गया गुस्सा शांत, आ गई घर, जब पता है लौट करके घर ही आना है तो बाहर क्यों भागती हो तुम, लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे। फिर मधु को ना यहाँ पर संजय पर गुस्सा आ जाता है कि एक तो हम दिन भर घर में थे नहीं, दिन भर बाहर थे, आप मेरे को मनाने के लिए नहीं आए, ऊपर से हम घर आए तो मेरे पे ही चिल्ला रहे हैं। उसके बाद मधु को इतना तेज गुस्सा आता है ना कि मधु संजय से कुछ नहीं बोलती है। वो चुपचाप से अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। वो मन में सोचती है मेरे को तो संजय से बात ही नहीं करना है। उसके बाद संजय सोचते हैं कि ये क्या कर रही है, मतलब लग रहा है बाहर से और ज्यादा गुस्सा लेकर के आई हुई है। उसके बाद संजय भी सोचते हैं कि अभी इससे बात करना ठीक नहीं है, पता चला कि रात में फिर से घर छोड़ के भाग जाएगी। कुछ देर के बाद ना मधु के रूम के नीचे से एक सुंदर सी थाली में बहुत सारे पकवान ऐसे नीचे से स्लाइड होकर के आता है। मधु खाना देखती है, फिर मधु सोचती है कि जरूर मेरे को मनाने के लिए ना ये आज अच्छा अच्छा खाना बनाए या फिर मंगवाए होंगे। उसके बाद मधु को तो बहुत जोर से भूख लगा ही हुआ था। मधु क्या करती है, सारी थाली चट कर जाती है। आधे घंटे के भीतर भीतर उसके पति फिर से मधु को आवाज लगाते हैं और बोलते हैं कि चलो गुस्सा खत्म करो, खाना खा लो, मेरे को पता है कि तुम दिन भर से खाना नहीं खाई हुई है। मधु बोलती है कि क्या है, अभी तो आधे घंटे पहले मेरे को इतना अच्छा पकवान देकर गए हैं, फिर से खाने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद ना वो गुस्से से कुछ रिप्लाई ही नहीं करती है। उसके बाद उसके पति 2-3 बार आवाज देते हैं, मधु कुछ रिप्लाई नहीं करती है। फिर से उसके पति क्या करता है ना, दरवाजे के नीचे से प्लेट को स्लाइड कर देते हैं। उस बार प्लेट में था चावल, रोटी, दाल एंड सब्जी। मधु बोलती है क्या आदमी है ये, क्या कर रहे हैं, अभी तो पूरी, बूंदिया, छोले, मिठाई और पता नहीं क्या क्या था, अभी रोटी दाल मेरे को दे दिए। मधु फिर भी कुछ नहीं बोलती, वो गुस्सा थी ना, बात नहीं करना था, बीवी है भाई। तो वो खाना उठाती है, टेबल पे रख देती है और चुपचाप से जाकर के सो जाती है, क्योंकि रात ऑलरेडी काफी ज्यादा हो गई थी एंड दिन भर मधु बाहर थी तो वो काफी ज्यादा थक भी गई थी। अब सुबह होती है, सुबह के 7 बजे ही मधु की ना नींद खुलती है। उसको क्या लगता है ना कोई उसका दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मधु दरवाजे की ओर देखती है, फिर से एक सुंदर सी थाली में ना मस्त मस्त से पकवान भरे हुए हैं एंड वहां पर रखा हुआ है। मधु फिर सोचती है जरूर ये उसके पति का काम है। मधु उठती है, फ्रेश होती है और नाश्ता भी कर लेती है। लेकिन अभी तक ना मधु गुस्सा थी, उसने दरवाजा नहीं खोला था। अब उसके पति को क्या लगता है ना कि जरूर मधु बहुत गुस्सा है, इसलिए रात भर भी उसने दरवाजा नहीं खोला, अभी भी नहीं खोला। उसके बाद वो अब मधु को मनाने
मनाने के लिए जाते हैं। वो बोलते हैं कि अच्छा चलो मेरी गलती थी, मैं तुम्हें मनाने नहीं आया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मान जाओ। चलो एक काम करते हैं, सजा के तौर पे ना आज का पूरा खाना मैं बनाऊंगा, चलो अभी तुम बताओ नाश्ते में तुम्हें क्या करना है, जो फरमाइश करोगी ना वो बना करके दूंगा। फिर मधु बोलती है अभी तो सुबह सुबह 7 बजे मेरे को नाश्ता बना करके दिए हैं, अभी 10 बजे फिर से बनाने की बात कर रहे हैं, इनको हो क्या गया है। अब मधु को कुछ गड़बड़ लगती है, मधु दरवाजा खोलती है, फिर मधु बोलती है क्या मजाक है। उसके बाद उसके पति बोलते हैं क्या मजाक है, मतलब क्या हुआ। फिर मधु बोलती है रात में आपने 2 बार मेरे को डिनर भेजा है, एक बार मस्त एकदम पकवान भेजा, एक बार नॉर्मल खाना भेजा, अभी सुबह के 7 बजे आप मेरे को नाश्ता दे रहे हो, फिर 10 बजे दे रहे हो। उसके पति ने बोला कि है कौन सा पकवान, कौन सा नाश्ता, मैंने कोई पकवान नाश्ता नहीं दिया, मैंने केवल रात में एक बार डिनर दिया है, चावल दाल रोटी और सब्जी। मधु बोलती है मजाक मत करो, चलो देख लो जूठी बर्तन अभी तक रूम में बेड के नीचे पड़ी हुई है। जब मधु अपने पति को ले जाती है, बेड के नीचे सारे जूठे बर्तन दिखाती है, तो उसके पति के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बर्तन घर के नहीं थे और वो प्योर चांदी की थालियां थी। उसके पति सोचते हैं कि ये बर्तन कहाँ से आए, ये पकवान कहाँ से आए, घर में कौन घुस गया, क्योंकि घर में तो कोई थर्ड पर्सन है भी नहीं, तो मधु को पकवान किसने दिए। जब संजय मधु को ये बताते हैं कि ये सब खाना मैंने नहीं बनाया, तब मधु का दिमाग खटकता है और वो याद करती है कि ये थाली वैसे ही हूबहू दिख रही है जैसे जब हम खेत में थे और उस आदमी ने अपनी थाली लेके मेरे को वो पकवान ऑफर किया था। अब यहाँ पर मधु ना सही में सहम जाती है कि कहीं ये सारा काम उसी आदमी का तो नहीं है, और इसके बाद सारी कहानी वो संजय को बताती है। ये सुन के संजय ना पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम गांव में ऐसे ही किसी अनजान आदमी के हाथ से खाना क्यों ली, और ऊपर से खाना ली तो, लेकिन तुमने उसे चखा क्यों, क्या पता उसमें जहर वहर मिला के तुमको दे देता तो। फिर यहाँ मधु संजय को बोलती है कि भूख के मारे ना मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और भूख में अगर आपके सामने इतने सारे पकवान रख दिए जाए तो कोई भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर संजय मधु को क्या बोलता है ना कि देखो, हो सके तो दिन में वो इंसान फिर से आ सकता है तुम्हारे लिए खाना लेके, तो एक काम करना, हम गेट पे जा रहे हैं और चुपचाप से पहरेदारी कर रहे हैं, और तुम भी चौकन्ना रहना और चुपचाप से ना अपने गेट को बंद कर लो रूम की, ताकि किसी को शक ना हो कि हमें पता चल गया है। आज तो उस इंसान को पकड़ के बहुत मारेंगे। अब इसके बाद संजय ना बाहर मेन गेट की पहरेदारी करने लगता है। अब मधु ना चुपचाप से बेड में चौकन्ना होके बैठ जाती है कि कब वो आदमी आएगा और कब उसे हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। अभी मधु ये सब चीजें तो सोचते ही रहती है, तब तक वो क्या देखती है ना कि फिर से गेट के नीचे से किसी ने चांदी के बर्तन में स्वादिष्ट पकवान को ऐसे स्लाइड किया। अब वो जल्दी से बेड से उतरती है और गेट खोल के चिल्लाने लगती है कि संजय संजय देखिए, वो आदमी फिर से घर में आ गया है। लेकिन संजय बोलता है कि ये कैसे पॉसिबल है, हम तो गेट के सामने बैठे हैं और दीवार भी इतनी हम लोग की बड़ी बड़ी है, वो तो फांद भी नहीं सकता। अब यहाँ पर संजय और मधु का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर ये आया कहाँ से। उसके बाद सारे घर की तलाशी ली जाती है कि ये आदमी आखिर छुप के बैठा कहाँ है, लेकिन पूरे घर को खोजने के बाद भी वो आदमी इन्हें कहीं नहीं मिलता। अब इसके बाद दोनों को लगने लगता है कि जरूर दाल में कुछ तो काला है। अब इसके बाद संजय क्या करते हैं ना, जल्दी से अपनी मम्मी को फोन लगा के बोलते हैं कि देखो मम्मी, ऐसा ऐसा हो रहा है। ये सारी घटनाओं को सुन के ना संजय की मम्मी बोलती है कि देखो बेटा, ये कोई नॉर्मल बात नहीं लग रही है, जरूर इसके पीछे किसी ना किसी का तो हाथ है, वो भी किसी सुपर नेचुरल पावर का। तो जल्द से बेटा तुम क्या करो ना, किसी पंडित जी को या फिर मौलवी जी को बुलाओ और अपने घर को अच्छे से दिखाओ। इसके बाद संजय भी देरी नहीं करते हैं, जल्दी से अपने गांव के बहुत अच्छे मौलवी बाबा को बुला के अपने घर में लाते हैं और सारी बातें बताते हैं। सारी बातें सुन के मौलवी बाबा पता है क्या बोलते हैं कि बेटा, मधु के पीछे कोई आदमी नहीं पड़ा, पता है मधु के पीछे कौन पड़ा है, वो और कोई नहीं, एक जिन है। ये सुनते ही ना उन दोनों के पांव तले
तले जमीन खिसक जाती है। दोनों इतना ज्यादा डर जाते हैं ना, क्योंकि ये एक ऐसी बात थी ना जो दोनों ने ना अपनी फैमिलीज में सुनी थी, ना ही आसपास गांव में सुनी थी। ऐसा उन लोगों के साथ पहली बार हो रहा था। अभी तक तो दोनों को क्या लग रहा था ना, शायद ये कोई मनचला आशिक है जो मधु के पीछे पड़ा हुआ है, उसका पीछा कर रहा है। मनचले आशिक से तो आप पीछा छुड़वा सकते हो, पर एक जिन से कैसे पीछा छुड़वाओगे। यहाँ पर ना मधु मौलवी बाबा से बोलती है कि बाबा कुछ भी करिए, मेरा इस जिन से पीछा छुड़वाइए। अब ना मौलवी बाबा मधु को एक जिन की ताकत के बारे में बताते हैं कि वो कितने पावरफुल होते हैं। जब तक वो नहीं चाहेंगे ना, दुनिया की कोई ताकत उन्हें किसी इंसान से अलग नहीं कर सकती है। पर एक रास्ता है, वो तेरे थ्रू आया है, तो उसको भेजने के लिए भी ना तुझे ही बोलना पड़ेगा। अगर वो तेरी बात मान जाता है और अच्छे से चला जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तुझे जिंदगी भर अब इसी के साथ रहना पड़ेगा। फिर मौलवी साहब उसको बताते हैं कि एक काम कर, तू ना वहीं पर जा जहां पर वो तुझे मिला था, और वहां पर जाने के बाद ना उससे बात करने की कोशिश कर, उसे मनाने की कोशिश कर कि वो तेरा पीछा छोड़ दे। अब शाम होती है, अंधेरा होता है। मधु का कलेजा धुकुर धुकुर करने लगता है, क्योंकि उसे जाना था उसी पेड़ के नीचे जहां पर वो जिन उसके लिए पकवान लेकर के आया था। मधु जाती है उस पेड़ के नीचे, फिर वैसे ही बैठ जाती है। उसी पेड़ से कुछ दूरी पर ना एक इंसान बैठ करके अकेले अंधेरे में नमाज पढ़ रहा है। मधु हिम्मत करके थोड़ी नजदीक जाती है। उसके चेहरे की चमक देख करके एंड उसकी खूबसूरती देख करके ना मधु पहचान जाती है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वही जिन है। अब मधु को ना बहुत तेज डर लग रहा था। आप खुद सोचो ना, आपके सामने जिन है, आपको कितना डर लगेगा। फिर भी मधु ना यहाँ पर एक चीज नोटिस करती है, वो जो जिन है ना वो नमाज पढ़ रहा होता है। अब मधु को ना एक चीज लगता है कि जरूर ये अच्छा जिन है, अदरवाइज वो नमाज जैसे पवित्र चीज को कैसे पढ़ सकता है। अब मधु को ना कहीं राहत मिलती है, और राहत तो एक और चीज की थी कि अभी तक इसने मुझे हार्म नहीं किया है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो इससे अगर हम प्यार से बात करेंगे ना, अच्छे से समझाएंगे तो शायद ये मान जाए। उसके बाद ना उस टाइम पर मधु उसको डिस्टर्ब नहीं करती है, चुपचाप से एक कोने में खड़ी हो जाती है और वेट करती है कि जब वो नमाज पढ़ ले फिर वो जाकर के उसको टोकेगी। जैसे ही वो नमाज पढ़ के खत्म करता है, मधु उसकी ओर बढ़ती है ना, तो वो क्या देखती है, वो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद मधु सोचती है अभी कहाँ गया ये, अभी तो मेरी आंखों के सामने था। जैसे ही मधु पीछे पलटती है, वो जिन उसके सामने खड़ा था। मधु उसको अचानक से देखकर के इतना ज्यादा डर जाती है ना कि वो 4 कदम पीछे चली जाती है। उसके बाद वो जिन उसको अच्छे से बोलता है कि क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो, तुम ही ना मुझसे मिलने आई थी, मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने आने वाली हो, लो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, बताओ क्या बात करनी है। यहाँ पर ना मधु बिना डरे उसने पूरी हिम्मत जुटाई। उसके बाद उसने लंबी सांस ली और जिन से कहा कि देखो मुझे पता है कि तुम बुरे नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुसीबत में मेरी मदद की है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि तुम्हारी अच्छाई अब मेरे लिए प्रॉब्लम बन चुकी है। तुम्हारे कारण मेरे फैमिली में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, हम मियाँ बीवी में बहुत लड़ाई हो रही है, तो प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, तुम जो बोलोगे ना मैं करने को रेडी हूँ, पर प्लीज यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो जिन बोलता है ना ठीक है, मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरे कुछ डिमांड्स है, तुम उसको पूरा कर दोगी ना तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मधु बोलती है हाँ बोलो बोलो, अगर मेरे वश में होगा तो हम बिल्कुल करेंगे। फिर जिन बोलता है ना कि ठीक है, तो मेरे को ना थोड़ी सी भूख लग रही है, तो तुम क्या करना, कल शाम में मेरे लिए मिठाई लेकर के आना, और वो मिठाई इतनी होनी चाहिए ना कि उसको खाने से मेरा पेट भर जाए। उसके अलावा मेरे को सर पे बांधने के लिए एक रुमाल भी चाहिए, एंड तीसरी चीज मेरे को एक अंगूठी चाहिए। अब मधु अपने घर जाती है, पति को ये सारी बातें बताती है। अगले दिन उसका जो पति होता है संजय, वो 1 केजी मिठाई की डब्बी पैक करवा करके मधु को दे देता है, सोने की अंगूठी खरीदता है। साइज तो उन लोगों को पता नहीं था, तो एक जो जनरल साइज होती है किसी भी मर्द की उंगली की, उसने उस साइज की अंगूठी ली और एक सफेद रुमाल भी खरीद दिया। तीनों चीजें दे करके उसने मधु को बोला कि जाओ खेत में उसको दे दो एंड उसको जाने के लिए कह दो। मधु जाती है और तीनों चीजें उस जिन को देती है। जब वो जिन वो मिठाई खाता है ना तो उसका पेट ही नहीं भरता है। वो बोलता है इतना कम मिठाई, इससे तो मेरा पेट ही नहीं भरा है। उसके बाद वो बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, अभी रुमाल को सर पे बांध करके देखता हूँ। रुमाल बिल्कुल नॉर्मल था, जिन बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह दिख रहा था, पर जैसे ही उसने रुमाल को उठा करके अपने सर पे बांधने की कोशिश की ना, वो रुमाल इतनी सा छोटा सा हो गया था, वो उसके लिए एनफ नहीं लग रहा था।
फिर जिन बोलता है कि ये क्या है, इतनी छोटी रुमाल है, इससे कैसे काम चलेगा। फिर बोलता है अच्छा चलो अब मैं थोड़ी ना अंगूठी को ट्राई करके देखता हूँ। उसने अंगूठी उठाई, पहली फिंगर में डाली, अंगूठी बहुत छोटी थी। उसके बाद उसने क्या बोला, ये अंगूठी तो बहुत छोटी है, कोई बात नहीं, इसको ना मैं अपनी सबसे छोटी उंगली में डाल करके देखता हूँ। जब उसने अपनी छोटी उंगली में अंगूठी डाली ना, उंगली तो नॉर्मल दिख रही थी, अंगूठी भी नॉर्मल थी, बट वो जा ही नहीं रही थी। उसके बाद जिन मधु को बोलता है कि ये देखो तीनों शर्तों में तुम फेल हो गई, अब ऐसे कैसे मैं जाऊंगा। जब मधु ये सब चीजें देख रही थी ना, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चीजें होना पॉसिबल कैसे है। लेकिन फिर भी वो जिन को बोलने लगी रिक्वेस्ट करके कि प्लीज आप मेरी जिंदगी से चले जाओ। तब जिन क्या बोलता है कि तुम चाहती हो ना मैं चले जाऊं, तो एक काम करो, नीचे जमीन में देखो। जैसे ही मधु नीचे देखती है जमीन में, तो वो क्या देखती है ना कि एक लंबी सी सीढ़ी बन गई है जो कि मधु के पैर के पास तक आ रही है। और वो जिन मधु को क्या बोलता है ना कि मेरे पीछे पीछे चलो। जैसे ही मधु जमीन के नीचे जाती है, तो वो क्या देखती है ना कि सोने का बहुत बड़ा महल है, और महल में सारे फर्नीचर भी सोने के हैं, और साथ ही साथ इतनी सारी ज्वेलरी। जिन ने कहा ना कि याद है मधु, एक बार तुम गीले बालों से इसी पेड़ के पास से क्रॉस हो रही थी और बहुत सुंदर खुशबू तुमने लगाई थी, और तुमने इसी पेड़ के नीचे से एक फूल को तोड़ के अपने बालों में लगा लिया था। उस दिन से मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। ये सब सुन के ना मधु के पांव तले जमीन खिसक जाती है, और मधु ये सोचने लग जाती है कि ये सारी चीजें इतने समय पहले से चली आ रही है और मेरे को कानो खान खबर तक नहीं हुई। वो जिन से बोलती है कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रहे हो। फिर जिन ने मधु से कहा कि देखो मधु, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हमेशा रहो, तो एक काम करो, तुम अपने पति संजय को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, ये सारी चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। वो जिन को बोलती है कि नहीं, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना चाहते हैं कि तुम मेरी जिंदगी से चले जाओ। अब यहाँ पर ना जिन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। सही कहते हैं ना लोग कि जिन की जो मोहब्बत होती है ना, वो बहुत शिद्दत से करता है। अगर वो अच्छा होता है ना, तो वो आपके लिए कुछ भी कर जाता है। उसने मधु से प्यार से कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं शादी करना चाहती तो आगे से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और आगे से मैं तुम्हें कभी दिखाई नहीं दूंगा, तुम जा सकती हो। उसके बाद मधु वहां से तेजी से निकल गई, अपने पति के पास जाती है, मौलवी साहब के पास जाती है और सारी बातें उन लोगों को बताती है। मौलवी साहब उन लोगों को बताते हैं कि अगर जिन ने ऐसा कहा है ना, तो वो अब आपका पीछा नहीं करेगा, क्योंकि जो जिन्न होते हैं ना, वो अपने जुबान के बहुत पक्के होते हैं। यहाँ पर ना दोनों मियाँ बीवी ने राहत की सांस ली कि चलो आगे से उनके लाइफ में कोई जिन जिन्नात नहीं आने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज होती है, संजय अपनी बीवी से ऑलरेडी बहुत प्यार करता था, लेकिन इस घटना के बाद उसका जो प्यार रहता है ना, वो 100 टाइम्स ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर संजय ये सोचता है कि मतलब मधु को इतना अच्छा ऑफर मिला था, इतने ज्यादा सोने गहने महल, मतलब कि वो रानी बन के रह सकती थी, फिर भी उसने संजय को नहीं छोड़ा। और फिर ना मधु ने भी संजय को धमकी दी कि देखो आप मेरे से बहुत लड़ते हो, आगे से मत लड़ा करो, वरना मेरे लिए ना ऑफर की कमी नहीं है, मैं कभी भी छोड़ के चली जाऊंगी। तो दोस्तों यही थी आज की कहानी। वी होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। नए हो और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे ही धुकुर धुकुर वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।